नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जयतरण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम यूरोप की संयुक्त व्यवस्था यानी कंसर्ट ऑफ यूरोप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली कुछ कक्षाओं के अंतर्गत हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अध्ययन किया था। यूरोप की जो संयुक्त व्यवस्था थी वो नेपोलियन के युद्धों का ही परिणाम थी। जैसा कि आप जानते हैं, 1815 में वाटरलू के युद्ध में परास्त होने के पश्चात नेपोलियन के मित्र राष्ट्रों ने वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया तथा यूरोप की जो ये संयुक्त व्यवस्था है यानी कंसर्ट ऑफ यूरोप, ये उसी का परिणाम थी। यह व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा शक्ति संतुलन को स्थापित करना था। इस व्यवस्था को यूरोपीय संहिता भी कहा जा सकता है। तो अर्थ का सिंपल मतलब इतना ही है कि वियना कांग्रेस द्वारा यूरोप में शांति व्यवस्था व शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जिस व्यवस्था को लागू किया गया उसे यूरोप की संयुक्त व्यवस्था या कंसर्ट ऑफ यूरोप कहा जाता है। इस व्यवस्था की स्थापना 4 राष्ट्रों ने मिलकर की थी: ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस और इंग्लैंड। इन्हीं 4 राष्ट्रों ने नेपोलियन को युद्धों में परास्त किया था, या हम कह सकते हैं कि यूरोप को फ्रांस के विनाशकारी युद्धों से उभारा था। जहां तक इस व्यवस्था के उद्देश्यों का संबंध है, इस व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखना, वियना कांग्रेस के निर्णयों को सुरक्षित रखना तथा प्रगतिशील या उदारवादी सिद्धांतों को कुचलना था। इस अर्थ में यानी कि प्रगतिशील विचारों को कुचलने के अर्थ में यूरोपीय जो व्यवस्था थी वो प्रतिक्रिया का भी एक साधन बनी। अब यूरोप में इन उद्देश्यों जो ऊपर मैंने बताए हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, इसके लिए 2 योजनाएं प्रस्तुत की गई। एक थी पवित्र मैत्री और दूसरा थी चतुराष्ट्र मैत्री। चतुराष्ट्र मतलब 4 राष्ट्रों की मैत्री। इन दोनों योजनाओं का सामूहिक रूप ही यूरोप की संयुक्त व्यवस्था थी। आइए देखते हैं क्या थी ये। पहला है संयुक्त मैत्री। इस योजना का जो बनाने का प्रमुख श्रेय है वो रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम को है। रिपीट कर रहा हूं, रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम को। उसके बारे में कहा जाता था कि वह सुंदर योजनाएं बनाने में निपुण तो था परंतु उनको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाता था, इसलिए उसे रहस्यमय तथा काल्पनिक जगत में घूमने वाला व्यक्ति कहा जाता था। रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम को हुआ क्या कि 26 सितंबर 1815 को रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर अपना एक गुट बनाया जिसे पवित्र संघ अथवा पवित्र मैत्री अथवा पवित्र मित्रमंडल कहा जाता है। इसे पवित्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ईसाई धर्म के सिद्धांतों को ही राजनीतिक व्यवस्था का आधार माना गया। 26 सितंबर 1815 को पेरिस के समीप मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का एक विशाल प्रदर्शन हुआ जहां पर इस पवित्र मैत्री की घोषणा की गई। इस पवित्र मैत्री से संबंधित शर्तों पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया सिवाय 2 के, एक पोप और दूसरा तुर्की के सुल्तान। इन 2 को आमंत्रित नहीं किया गया था। और दूसरी बात छात्र याद रखेंगे कि आमंत्रित राष्ट्रों में भी
केवल इंग्लैंड को छोड़कर बाकी सभी ने हस्ताक्षर किए थे। जहां तक इसकी विशेषताओं का संबंध है, पवित्र मैत्री की 3 धाराओं और एक प्रस्तावना में कहा गया था कि पिछले 20 वर्षों की घटनाओं के आधार पर रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा के शासक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यूरोप में शांति स्थापना के लिए ईसाई धर्म के महान सिद्धांतों के आधार पर पवित्र मैत्री स्थापित हो। इसकी प्रमुख विशेषताओं थी कि एक तो यूरोप के जितने भी ईसाई राजा हैं वो भाईचारे के बंधन में बंधे रहेंगे तथा एक दूसरे की सहायता करेंगे। दूसरा, राजा अपनी प्रजा का मार्गदर्शन पिता के समान करेगा तथा जनता ईसाई धर्म के पवित्र कर्तव्यों का पालन करेगी तथा ईश्वर के अतिरिक्त और किसी को सर्वोच्च सम्राट नहीं मानेगी। यह मैत्री अधिक प्रभावशाली नहीं हुई क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रों में, इन 3 राष्ट्रों के अलावा 2 अन्य राष्ट्र थे, विशेष तौर पर प्रशा और इंग्लैंड, उसका इन सिद्धांतों में इतना विश्वास नहीं था। इसलिए किसी भी राज्य की गृह और विदेश नीति पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसलरे का तो ये कहना था कि यह पवित्र घोषणा थी जिसमें व्यर्थ की बकवास के अलावा सारभूत कुछ भी नहीं था। याद रखेंगे कि कैसलरे ने ही इस पवित्र मैत्री को उत्तम प्रकार का रहस्यवाद तथा व्यर्थ का प्रयत्न मात्र कहा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पवित्र मैत्री जो बनाई गई थी वो बिल्कुल ही अनुपयोगी थी। इसका सबसे अधिक महत्व इस बात में था कि इसने भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को प्रेरणा प्रदान की। फिर एक दूसरी आती है चतुराष्ट्र संधि या चतुराष्ट्र मैत्री। जैसा कि मैंने बताया कि पवित्र मैत्री प्रारंभ से ही प्रभावहीन रही तथा उसके लगभग 2 महीने पश्चात 20 नवंबर 1815, याद रख लेंगे, 20 नवंबर 1815 को 4 राष्ट्रों रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और ग्रेट ब्रिटेन ने मिलकर चतुराष्ट्र संधि का निर्माण किया। हम ये कह सकते हैं कि यदि पवित्र मैत्री यूरोपीय व्यवस्था का नैतिक और धार्मिक स्वरूप था तो चतुराष्ट्र मैत्री इसका राजनीतिक और व्यवहारिक रूप था। इस मैत्री के आधार पर यूरोपीय मित्रमंडल अथवा यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का कार्य आरंभ हुआ। जहाँ तक इसके उद्देश्यों का संबंध है वो पहले के समान मिलते जुलते थे। जैसे यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वियना सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना, यूरोप के राज्य की सीमाओं को अखंडता प्रदान करना, नेपोलियन अथवा उसके किसी संबंधी को फ्रांस का राजा बनने से रोकना। इसके अलावा यदि किसी राज्य की आंतरिक परिस्थितियों के कारण शांति भंग होने की संभावना हो तो अन्य राज्यों द्वारा उसके आंतरिक मामलों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करना। इस व्यवस्था के अंतर्गत यानी यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इसलिए इस काल को यानी 1815 से लेके 1848 तक के, याद रख लेंगे, 1815 से 1848 तक के काल को सम्मेलनों का युग भी कहा जाता है, एरा ऑफ कांग्रेसेस। इस काल में 4 प्रमुख सम्मेलन हुए: एलएस एप्पल सम्मेलन, ट्रोपा सम्मेलन, लाइबेक सम्मेलन तथा वेरोना सम्मेलन। इसके अलावा 2 अन्य सम्मेलन भी हुए थे जिनका अधिक महत्व नहीं है,
और अंतिम सम्मेलन 1825 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। जहां तक पहले सम्मेलन एलएस एपल का संबंध है, यह संयुक्त व्यवस्था का प्रथम सम्मेलन था तथा इस सम्मेलन में जो 4 प्रमुख राष्ट्र थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, पर्सा और रूस, इन 4 देशों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया। इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि फ्रांस के संबंध में क्या निर्णय लिया जाए। फ्रांस ने संधि की शर्तों का पालन किया था, इसलिए तथा उसने क्षतिपूर्ति की राशि भी चुका दी थी, इसलिए फ्रांस से विजय राष्ट्रों की सेना हटा ली गई और उसे चतुराष्ट्र मैत्री में शामिल कर लिया गया। तो याद रखेंगे, एलएस एपल सम्मेलन में जो चतुराष्ट्र व्यवस्था थी वो पंचराष्ट्र संधि बन गई। 5वां राष्ट्र था फ्रांस। इसके अलावा इस सम्मेलन में 5 सदस्यों ने सम्मिलित रूप से यह घोषणा की कि सब सदस्य संधि को मान्यता देंगे और सहयोग की भावना बनाए रखेंगे। यह भी प्रतिज्ञा की गई कि शांति हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। लेकिन इस सम्मेलन में मित्र राष्ट्र थे, उनमें मतभेद भी उत्पन्न हुए, जिसमें पहला मतभेद था स्पेन के दक्षिणी पूर्वी उपनिवेशों को लेकर और दूसरा मतभेद था दास व्यापार तथा समुद्री डाकुओं के संबंध में। जहां तक वैचारिक दृष्टिकोण का संबंध है, एलएस एपल में 2 परस्पर विरोधी सिद्धांतों के मध्य संघर्ष हुआ, जिसने भविष्य में इस व्यवस्था के विघटन के बीज बो दिए। परस्पर विरोधी सिद्धांतों के अंतर्गत मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसका मानना था कि यूरोपीय शांति को खतरा पहुंचने की आशंका होने पर दूसरे देशों के मामले में चतुराष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करने का अधिकार है और यह उसका कर्तव्य भी है। लेकिन इंग्लैंड का विदेश मंत्री कैसरले इस सिद्धांत से सहमत नहीं था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैसरले के विरोध ने ही यूरोपीय व्यवस्था के विनाश के बीज बो दिए तथा इसके प्रथम सम्मेलन से ही मित्र राष्ट्रों में विरोध उत्पन्न होना शुरू हो गया। दूसरा सम्मेलन था ट्रोपा सम्मेलन, जो कि ऑस्ट्रिया में 1820 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजित करने का प्रमुख कारण ये था कि उस समय स्पेन, नेपल्स तथा पिंडमोंड में राष्ट्रवादियों ने निरंकुश शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह से रूस और ऑस्ट्रिया को विशेष चिंता हुई और उन्हें यह भय हुआ कि कहीं ये राष्ट्रवादी अवसर पाकर उनके राज्य में इस प्रकार के विद्रोह न कर दें। अतः इन राष्ट्रवादी क्रांतियों से मुक्ति पाने और पुनः शांति स्थापित करने के लिए ट्रोपा का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि ट्रोपा सम्मेलन में ही रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने उसका विरोध किया था। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने यह प्रस्ताव रखा कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन होंगे जिनके परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए या ऐसा होने की संभावना हो, तो पड़ोसी राज्यों को अपनी सेनाओं द्वारा उन आंदोलनों को कुचलने का अधिकार होगा। चतुराष्ट्र को यह भी अधिकार होगा कि वह वियना में स्थापित व्यवस्था की रक्षा के लिए मित्र राष्ट्रों की सेना का उपयोग करे। इसके साथ साथ इस सम्मेलन में इस सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया कि ऐसा कोई भी संविधान वैध नहीं माना जाएगा
जिसे उस राज्य के राजा ने मान्यता न दी हो। अर्थात किसी भी संविधान में वैधता के लिए राजा की मान्यता होना आवश्यक है। मेटरनिख द्वारा प्रतिपादित नवीन सिद्धांतों को ट्रोपा सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन इस घोषणा के साथ ही जो पंचमुखी संगठन था, छात्र याद रहेंगे, शुरू में 4 सदस्य थे। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, रूस, पर्सा तथा ग्रेट ब्रिटेन, और 5वां सदस्य बना था फ्रांस। लेकिन इस घोषणा के पश्चात ये जो पंचमुखी संगठन था, चतुर्मुखी से पंचमुखी बना था, वो 2 गुटों में बंट गया, क्योंकि इस ट्रोपा सिद्धांत को रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने तो तुरंत स्वीकार कर लिया, किंतु इंग्लैंड और फ्रांस ने इसका तीव्र विरोध किया। इसके पश्चात आता है तीसरा सम्मेलन, लाइबेक सम्मेलन। ट्रोपा में घोषणा और विरोध के अतिरिक्त कोई निश्चय नहीं हो पाया, तो 1821 में लाइबेक में इस यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का तीसरा सम्मेलन बुलाया गया। इसको बुलाने का प्रमुख कारण ये था कि इटली के राज्यों में विरोध हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे। इन विद्रोहों को दबाने के लिए ही लाइबेक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चौथा आता है वेरोना सम्मेलन। यह इटली के प्रसिद्ध नगर वेरोना में आयोजित किया गया था 1822 में, और इसका आयोजित करने का प्रमुख कारण स्पेन तथा उसके अमेरिकी उपनिवेशों में हो रहे विद्रोह तथा यूनान में विद्रोह थे। लेकिन इस सम्मेलन के आते आते इन 5 राष्ट्रों में मतभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, तथा यह सम्मेलन एक प्रकार से यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का अंतिम सम्मेलन साबित हुआ। वेरोना सम्मेलन में ही ऑस्ट्रिया, रूस व पर्सा की नीतियों से क्षुब्ध होकर इंग्लैंड इस यूरोपीय व्यवस्था से अलग हो गया। इस समय इंग्लैंड के तत्कालीन विदेश मंत्री कैनिंग, जो कि पहले के विदेश मंत्री कैसरले द्वारा आत्महत्या करने पर नए विदेश मंत्री बने थे, उनका एक प्रसिद्ध कथन है। उन्होंने कहा था कि मैंने पूरी दुनिया का संतुलन ठीक करने के लिए नई दुनिया की सृष्टि की है। इंग्लैंड अपने उपनिवेशों की स्वतंत्रता को रक्षा करने के लिए कटिबद्ध था, इसलिए उसने इस सम्मेलन में यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था से अलग होने का निश्चय किया था। इसके पश्चात एक 5वां सम्मेलन बुलाया गया था दिसंबर 1823 में, जिसमें इंग्लैंड ने स्पेन के उपनिवेशों के संबंध में अपनी नीति की घोषणा की थी। यूरोपीय व्यवस्था का अंतिम सम्मेलन 1825 ईस्वी में रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने अपनी राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में बुलाया था। लेकिन मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, जिस कारण सम्मेलन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। इसे रूस का जार अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसे विश्वास हो गया कि भविष्य में पूर्वी समस्या पर विचार करने के लिए यूरोप का प्रत्येक देश स्वतंत्र नीति अपनाएगा, तथा उसने यह घोषणा की कि वह अब कभी भी सम्मेलन नहीं बुलाएगा। परिणाम स्वरूप यूरोपीय मैत्रिमंडल सदैव के लिए समाप्त हो गया, तथा भविष्य में यूरोपीय मैत्री का कोई सम्मेलन नहीं हुआ। इस प्रकार रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम की 1825 ईस्वी में मृत्यु के साथ ही यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का भी पतन हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या था, कि जो ये यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था थी वो काफ़ी समय तक, यानी लगभग 25 वर्षों तक यूरोप के भाग्य का निर्णय करती रही।
इसी कारण यूरोप की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक सम्मेलनों का बुलाया गया। जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिए हैं, 4 सम्मेलन बुलाए गए थे, एला चैपल, ट्रोपा, लाइबेक, वेरोना आदि। इसलिए इन चतुराष्ट्र मित्र मंडलों को सम्मेलनों द्वारा कूटनीति भी कहा जाता है। जहाँ तक इसके महत्व का संबंध है, एक तो सबसे बड़ा महत्व ये था कि इस व्यवस्था ने यूरोप को लंबे समय तक युद्धों से बचाए रखा। दूसरा महत्व है कि यूरोप में जब भी किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होता था, शांति के संबंध में कोई गंभीर परिस्थिति उत्पन्न होती थी, तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों के मध्य वार्तालाप की जो प्रक्रिया होती है, उसको आगे बढ़ाने में इस व्यवस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यही व्यवस्था कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित राष्ट्र संघ तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में भी सहायक सिद्ध हुई। लेकिन आलोचना में हम यह कह सकते हैं कि क्योंकि इस मित्र मंडल में या इस चतुर्दिक व्यवस्था में यूरोप के शक्तिशाली राज्य ही शामिल थे, इसलिए छोटे राज्यों ने इसकी आलोचना करते हुए इसे अन्यायपूर्ण कहा। उनका कहना था कि इन शक्तिशाली राज्यों के नियंत्रण और नेपोलियन की निरंकुशता में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि अब इन व्यवस्थाओं की समाप्ति का संबंध है, मैंने आपको बताया कि 1825 में रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम की मृत्यु के साथ ही पवित्र मैत्री संघ समाप्त हो गया तथा 1848 की राज्य क्रांति द्वारा ये चतुर्राष्ट्र मैत्री का भी अंत हो गया। इसमें छात्र बड़े प्रश्न के बजाय छोटे प्रश्नों पर ध्यान देंगे कि प्रतिपादक कब था, क्यों शुरू की गई, समाप्ति कैसे हुई, सम्मेलन कब कब आयोजित किए गए, सम्मेलनों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। आज की ई क्लास में इतना ही। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।